अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मैं इस वक्त कश्मीर में हूं। जम्मू एंड कश्मीर में 10 सालों के बाद असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान यहाँ की सबसे बड़ी अक़लियत मानी जाती है। 2011 के सेंसस के मुताबिक तकरीबन 15% मुसलमानों की आबादी है। सिख और क्रिश्चियन भी यहाँ की माइनॉरिटी में शामिल है, लेकिन उनकी जो आबादी है वो 2% से कम है। अब देखेंगे तो सिखों के पास भी एक स्टेट है पंजाब, जहाँ हमेशा उनकी हुकूमत बनती है। क्रिश्चियन के पास 4-5 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में। इसी तरह मुसलमानों के पास भी एक स्टेट है कश्मीर, जहां उनकी आबादी 50% से ज़्यादा है और हमेशा कश्मीरियों की यहाँ हुकूमत रही है। यहाँ की इलाकाई पार्टियों की हुकूमत रही है। बीजेपी कभी भी कश्मीर में हुकूमत नहीं कर सकी है, लेकिन अब बीजेपी भी कश्मीर में हुकूमत करना चाहती है, यहाँ खुद इक़्तिदार में आना चाहती है। 2014 में बीजेपी पीडीपी या यहाँ की किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल सकी थी, लेकिन बीजेपी ने पीडीपी के साथ अलायंस करके सरकार बनाया। 2 साल तक सरकार चली, उसके बाद गवर्नर रूल नाफिज हुआ। 2019 में बीजेपी की मरकज़ में हुकूमत थी और दूसरे टर्म में आते ही बीजेपी ने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया। आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया। कश्मीर को मुस्तकिल रियासत का दर्जा भी नहीं रहने दिया, बल्कि इसको यूटी में तब्दील कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को हटाने को सही करार दिया, लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि 30 सितंबर तक जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसी पर अमल करते हुए यहाँ इलेक्शन का ऐलान किया है। 3 फेजेज में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। पहले फेज का चुनाव 18 सितंबर को हो चुका है। दूसरे फेज के लिए 25 सितंबर को वोटिंग होगी और तीसरे फेज की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। 8 अक्टूबर को एक साथ रिजल्ट आएगा। जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमानों की टोटल आबादी तकरीबन 68% से ज़्यादा है। 28% यहाँ हिंदू की आबादी है। जम्मू एंड कश्मीर पहले 3 हिस्सों में था। इसका 3 रीजन था, एक कश्मीर, एक जम्मू और तीसरा लद्दाख। लद्दाख अलग हो गया, वो मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम है। अब जम्मू एंड कश्मीर बचा। कश्मीर में तकरीबन 99% मुसलमानों की आबादी है और जो जम्मू का रीजन है वहाँ तकरीबन हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी 34% मुसलमानों की आबादी है। या जम्मू रीजन को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक सेंट्रल जम्मू, जहाँ मेजोरिटी में हिंदुओं की आबादी है। उसके बाद एक चनाब का एरिया है, जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। इसी तरह पीर पंजाल का एरिया है, वहाँ भी मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। तो जम्मू एंड कश्मीर में अब असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। बीजेपी अलायंस के साथ यहाँ सरकार में आई थी। उसके बाद बीजेपी ने लगातार गवर्नर रूल को नाफिज रखा। अब बीजेपी एक मरतबा फिर बराह रास्त यहाँ इक़्तिदार में आना चाहती है। या कश्मीर की खुसूसियत ये भी रही कि हमेशा कश्मीर ने ही यहाँ पर रूल किया है, कश्मीरियों की हुकूमत रही है और जम्मू की आवाम को कश्मीरियों के तहत रहना पड़ा। लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि जम्मू के इलाके से कोई यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, उनकी हुकूमत हो, कश्मीरियों को बराह रास्त इक़्तिदार में हिस्सा न मिले। और उसके लिए सबसे पहले 2022 में डिलिमिटेशन किया गया, मतलब कश्मीर में असम्बली के हल्के कम किए गए और जम्मू में बढ़ाए गए। पहले यानी जब ये पूरा एक स्टेट था लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, तब यहाँ असम्बली की सीटें 83 हुआ करती थी। अब असम्बली की सीटें 90 हो गई है और 5 इसमें मज़ीद इजाफा कीजिए जो नॉमिनेशन के ज़रिए होगा, मतलब गवर्नर को इख्तियार होगा 5 नॉमिनेट करने का एमएलएस को। तो इस तरह 95 सीट हो जाएगी। 90 सीटों के लिए यहाँ चुनाव हो रहे हैं। 90 सीटों में से कश्मीर के इलाके में 47 सीटें हैं और जम्मू के इलाके में 43 सीटें हैं। कश्मीर में 68% यहाँ की आबादी है और जम्मू में उससे कम आबादी है, लेकिन जम्मू में भी 43 सीटें दी गई है। 83 सीटें थी, अब इसमें 7 का इजाफा हुआ डिलिमिटेशन के बाद। तो उसमें जम्मू कश्मीर के एरिया में सिर्फ 1 असम्बली हल्के का इजाफा किया गया है, जबकि जम्मू में 6 असम्बली हल्के का इजाफा किया गया। खासतौर पर जम्मू का जो मेन रीजन है सेंट्रल जम्मू, वहाँ पहले 25 असम्बली हल्के थे, अब वहाँ तकरीबन 31 असम्बली हल्के हो गए हैं। वहाँ कहीं पर 50-60 हज़ार की आबादी पर भी असम्बली का एक हल्का बनाया गया है। इसके अलावा गवर्नर को यानी LG 5 यहाँ एमएलए नॉमिनेट करेंगे, जिसमें 2 कश्मीरी पंडित होंगे। एक 1947 में पाकिस्तान से महाजिर होंगे, वो भी मुसलमान नहीं होगा। इसके अलावा 2 खवातीन को भी नॉमिनेट किया जाएगा। तो इस तरह असम्बली में 95 मेंबर बैठेंगे। हालांकि कुल जो जम्मू कश्मीर में मेंबरान असम्बली की तादाद रखी गई है वो 119 है। तो इसमें 24 के बारे में कहा गया कि 24 जो ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान के कब्ज़ा में जो कश्मीर है वहाँ है, क्योंकि वो भी इंडिया का ही अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। अब जो यहाँ चुनाव हो रहा है, यहाँ के जो मुद्दे हैं वो अलग है। बीजेपी चूँकि यहाँ अपनी हुकूमत जारी रखना चाहती है, बीजेपी के पास जम्मू में तो उम्मीदवार है, कश्मीर में
नहीं है। और इस वक्त यहाँ जो पार्टियाँ चुनाव लड़ रही है उसकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो अहम पार्टी है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, और ये दोनों पार्टी, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी को भी एक सीट दी गई है। तो ये सब मिल करके तकरीबन यहाँ की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और ये कंप्लीट अलायंस है जो तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार रखा है। इसके अलावा दूसरी बड़ी पार्टी जो यहाँ चुनाव लड़ रही है वो है पीडीपी, जिसको इस वक्त महबूबा मुफ्ती लीड कर रही है, और इसने सिर्फ 66 हलकों में ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं, यानी तमाम 90 सीटों पर पीडीपी के उम्मीदवार नहीं हैं। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार को उतारे हैं, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार भी 60 से कम हैं, तमाम 90 सीटों पर नहीं है। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद साहब की भी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो चुनाव के एरिया में 20 से 23 सीटों पर ही उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं। इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, उनके भी नुमाइंदे कम हैं, लेकिन एक इलाका में वो भी पूरी ताकत को झोंक रहे हैं। जमात इस्लामी ने 1983 से ही इलेक्शन का बायकॉट कर रखा था, लेकिन इस चुनाव में जमात इस्लामी कश्मीर भी बाज़ाब्ता चुनाव में हिस्सा ले रही है, और इंजीनियर रशीद की पार्टी के साथ उनका अलायंस है। इसके अलावा सज्जाद गनी लोन और दूसरे कई सारे रहनुमा हैं जो सब चुनाव लड़ रहे हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, जो कश्मीर के इश्यूज़ पर नज़र रखते हैं। उनका कहना है कि पहला चुनाव है कश्मीर की तारीख़ का जब बहुत ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ मैदान में खड़े हैं। अब जब इस पर गुफ्तगू हो रही है, बहस हो रही है कि आखिर इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार क्यों हैं। इंजीनियर रशीद साहब जो टेरर फंडिंग के केस में जेल में बंद थे, उनको अचानक क्यों रिलीज़ किया गया, उनको अचानक कैसे ज़मानत मिली। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद साहब सिर्फ एक मखसूस एरिया में ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे कश्मीर में क्यों नहीं आए हैं। तो लोगों का कहना है कि बीजेपी चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार न बन सके। यहाँ की जो पुरानी पार्टी है, खो पीडीपी हो दूसरी पार्टी, वो इक़्तिदार में ना आए, बल्कि बीजेपी को हुकूमत में आने का मौका मिले। और बीजेपी डायरेक्ट यहाँ हुकूमत में नहीं आ सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास जम्मू रीजन में तो उम्मीदवार मौजूद है, कश्मीर रीजन में बीजेपी के पास बराह रास्त उम्मीदवार मौजूद नहीं है। बड़ी मुश्किल से कुछ जगहों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उनके पास भी वोट बैंक नहीं है, उनकी रैलियों में भीड़ नहीं होती है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का उम्मीदवार है, जो पीडीपी का उम्मीदवार है, या किसी और पार्टी का उम्मीदवार है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हो और वोटों की तकसीम हो, और इस तरह वहाँ कुछ ऐसे लोग जीत जाए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर सरकार बनती है तो उसके साथ न जाए, या किसी और की सरकार बनती है तो उसके साथ न जाए, बल्कि वो किसी और के हक में वोट करे, या जब असम्बली में अक्सरियत साबित करने का मौका हो तो वो गायब रहे, ताकि जिनके पास अक्सरियत वो सरकार बना सके, या फिर असम्बली रूल नाफिज हो जाए। ऐसा कुछ तज्ज़िया निगारों का मानना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कश्मीर की सियासत को, तो सेंटर की हमेशा से कोशिश रही है कि यहाँ की जो लोकल पार्टियाँ हैं वो ज़्यादा मजबूत ना हो, उनका ज़्यादा असर व रसूख ना हो। पूरे कश्मीर की तारीख़ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ की सबसे पुरानी पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एजेंडा रहा है कि हमारे तमाम इश्यूज़ जो हल होंगे, जो मसाइल हल होंगे, वो आईने हिंद की रोशनी में ही हल होंगे, और इसी की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ उसकी मुखालफत भी करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया है, जो सर्वेज हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बताई जा रही है। पीडीपी को इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा इन दोनों तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया। मैं यहाँ ग्राउंड पर जा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो लोगों का कहना है कि आर्टिकल 370 हमारी पहचान थी, हमारी शनाख्त थी, उसकी वजह से हमें एक खुसूसी इम्तियाज़ हासिल था, हमें जॉब मिल रही थी, हमें नौकरियां मिल रही थी, हमारी तहजीब बरकरार थी, उसको हटा दिया गया। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए वो महबूबा मुफ्ती को, पीडीपी को ज़िम्मेदार मानते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनके साथ हुकूमत बनाई, फिर बीजेपी ने अंदर की चीज़ों को देखा। जब गवर्नर रूल नाफिज हुआ तो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली। 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया। 6 साल असम्बली की मुद्दत पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि रूल है कि अगर सरकार यहाँ की बरकरार रहती तो पहले उसकी परमिशन होती, तब आगे का मरहला चलता। तो इस वजह से महबूबा मुफ्ती और पीडीपी को लेकर के लोगों में नाराज़गी है। यहाँ का एक और हमेशा मुद्दा रहा, मीडिया में बातचीत होती रही कि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं अब वो डेमोक्रेसी की तरफ आ रहे हैं, जमहूरियत की तरफ आ रहे हैं। एक ज़माना था जब यहाँ लोग वोट डालने नहीं जाते थे, जमहूरियत पर भरोसा नहीं करते थे, बायकॉट की मुहिम चलाते थे, लेकिन अब हालात बदले हैं। लोगों ने हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया है, वो जमहूरियत पर भरोसा कर रहे हैं, अपने लीडर को चुन रहे हैं। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो वो साफ शफाफ हो, पुरअमन माहौल में इलेक्शन हो,
किसी तरह का भी मिस यूज़ इलेक्शन में ना किया जाए। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है अवाम के दिलों को जीतना, उनका जो मैंडेट है, उनका जो वोटिंग राइट है, उसका सही इस्तेमाल हो, जिसको वो अपना लीडर, अपना रहनुमा मुंतखब कर रहे हैं, वही रहनुमा मुंतखब हो। तो फेयर इलेक्शन हो, साफ शफाफ माहौल में इलेक्शन हो, ये यहाँ के लोगों की कोशिश है, मांग है, और इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको लेकर के हमेशा जो एक्सपर्ट हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो सवाल उठाते रहे हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि 2022 में यहाँ लोकल बॉडी का चुनाव हुआ था, तो उस वक्त एक अलायंस था गुपकार, पीडीपी भी उस अलायंस में शामिल थी, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस उस अलायंस में शामिल थी, कांग्रेस शामिल थी। तो उस अलायंस में बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, और इसी वजह से बीजेपी यहाँ चुनाव नहीं कराना चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश आया, तो अब ये चुनाव हो रहा है। अब ऐसे में मुस्लिम वोट जो तकसीम होगा, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, पीडीपी है, यहाँ की पुरानी पार्टी है, 22 साल से ज़्यादा का उसका तजर्बा है, सरकार में पार्टी रह चुकी है, इंजीनियर रशीद साहब की अपनी एक हैसियत है, गुलाम नबी आज़ाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कांग्रेस के कदावर नेता रहे। तो इन सब की वजह से लोगों को खदशा है कि वोटों का बंटवारा होगा, और इस बंटवारे का लामहवाला बीजेपी को फ़ायदा होगा, और कोई यहाँ सरकार नहीं बना पाएगा। जब मैंने यहाँ लोगों से बातचीत की, मैंने कहा कि कश्मीर अब एक यूटी बन गया है, मुस्तकिल स्टेट नहीं है, तो सरकार के रहने न रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी सरकार बने, वो आर्टिकल 317 को वापस नहीं ला सकती है, क्योंकि सेंटर ने पावर नहीं दिया है। फिर आप क्यों चाहते हैं कि सरकार बने, या सरकार बनाने में आपकी दिलचस्पी? तो उनका कहना है कि हमें 30 से 40% तक रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे हमारे काम हैं, इश्यूज़ हैं, जिसके लिए हम सरकारी अफसरान के पास नहीं जा पाते हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन लोकल हमारा नुमाइंदा होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, तो उन तक हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो डायलॉग का रास्ता अपनाएंगे, टेबल टॉक का रास्ता अपनाएंगे, बातचीत करेंगे, हमारे दरमियान वो जॉब लाएंगे, हमारे इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे, हमारे यहाँ अस्पताल की हालत अच्छी होगी, स्कूल और कॉलेजेस बनेंगे। तो ये हमारे इश्यूज़ है, जिसकी वजह से सरकार का होना ज़रूरी है। तो अगर सरकार यहाँ दोबारा नहीं बन पाती है, दोबारा से एक मरतबा यहाँ अगर हम असेंबली होती है, गवर्नर रूल नाफिज होता है, तो यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और सरकार बनने के चांसेस उसी वक्त होंगे जब वोटों का बंटवारा ना हो, वोटों की तकसीम ना हो, किसी भी एक पार्टी को वोट जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई अलायंस अपने दम पर सरकार बना सकता है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है। बकिया पीडीपी अकेले सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं, उसके पास सीटें आती है, तो उसको भी अलायंस करना पड़ेगा किसी के साथ। बीजेपी भी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकती है, जब तक उसको कुछ आज़ाद और दूसरे उम्मीदवारों की मदद ना मिल सके। तो ये जम्मू एंड कश्मीर की पूरी रियलिटी है, यहाँ का पूरा एक तरह से मैंने तज़्ज़िया करने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगले दिनों में हम आपको बताते रहेंगे। आप मिलत टाइम्स को देखते रहिए, यहाँ के लोगों के मन में क्या है, यहाँ के नेता क्या है, यहाँ चुनावी सभाएं किस तरह होती है, जो इंडिया का दूसरा एरिया है और इंडिया के जो कश्मीर का इलाका है यहाँ और वहाँ में क्या कुछ फ़र्क है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम ये आपको ग्राउंड पर आकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।